में लिखना सर। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है ना। यस सर। मॉडर्न अप्रोच हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है अपने पास, ठीक है ना। यस सर। सबसे पहले मैं बात करूंगा अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच दो तरह के खाते बताए गए हमारे पास। एक उन्होंने हमें बताया है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरी बात उन्होंने बताई हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल और इम्पर्सनल, देखो नाम से ही पता चलता है कि अपने पास पर्सनल किसको कहेंगे, रिलेटेड टू पर्सन्स। और हमें ये चीज भी पता है पर्सन खाली इंडिविजुअल्स को नहीं कहते, खाली ह्यूमन बीइंग्स को नहीं कहते। हमारे पास कुछ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन्स भी होते हैं, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा आपने। जैसे अपने पास फर्म है, कंपनी है, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, गवर्नमेंट है, ये भी इन द आइज ऑफ लॉ इनको भी रिगार्ड किया जाता है एज पर्सन्स। यानी इनके रिलेटेड जो खाते बनेंगे अपने पास वो अपने पास पर्सनल कहलाएंगे, है ना। बात समझ आ रही है। तो इम्पर्सनल खाते कौन से, यानी जो पर्सन के रिलेटेड है नहीं। अब वो क्या है ये आगे जाके हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इम्पर्सनल जो है ये दो तरह से डिवाइड किया गया है फर्दर। यहाँ पे दो किस्म की ट्रांजैक्शंस आती है। सबसे पहला है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी वो ट्रांजैक्शन जो किसके रिलेटेड है, हमारे एसेट या प्रॉपर्टीज के। जैसे हमारे पास आपने पढ़ा था ना, एसेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, है ना। अलग अलग तरीके के एसेट बनते, उनके जो खाते बनाए जाते, जैसे मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, तो उनके रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे आएगी। आगे जाके मैं बताऊंगा, इनका रूल भी डिफरेंट है, ठीक है ना। अभी आप इतना समझ लो कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच में दो तरह के खाते बनाए जाते हैं, हालांकि होते तीन तरह के, लेकिन मेजरली अगर बात करें पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल को फर्दर दो तरीके से डिवाइड किया गया। नंबर एक मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वो ट्रांजैक्शंस दैट आर रिलेटेड टू योर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, क्लियर है ना। और एक और तरह की ट्रांजैक्शंस है यहाँ पे, यानी वो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इनकम्स, gains, expenses and losses, क्लियर है। अब यहां पे कौन सी ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन जो किसके रिलेटेड है, इनकम के रिलेटेड, चाहे गेन हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे लॉस हो। अब इनकम और गेन में क्या फर्क है और एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क है, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो फर्दर यानी हम फिर बात कर सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल को दो तरह से डिवाइड किया गया है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज और ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां पे समझने वाली बात ये ध्यान देना भी, ये जो ये वाली ट्रांजैक्शन है ना, इनको सेपरेटली अलग नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, इनको कहा जाता है रियल अकाउंट्स। क्या कहा जाता है, रियल अकाउंट्स। पक्की बात है। Yes, sir. यानी रियल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स बनते हैं फिर, यानी जो रिलेटेड होते हैं एसेट्स और प्रॉपर्टीज के। और ये वाली कैटेगरी आपको दिख रही है, इनको नाम दिया गया है नॉमिनल अकाउंट्स। क्या दिया गया है, यानी इनका नाम क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स। तो मेजरली अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच बताओ कितने तरह के खाते बनते हैं, तो तीन तरह के खाते बनते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन ये चीज दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको, रियल और नॉमिनल अकाउंट जो ये वाले खाते हैं, इनको कंबाइंड एक नाम दिया गया है, यानी इम्पर्सनल अकाउंट। क्यों, बिकॉज ये वाले खाते रिलेटेड टू पर्सन्स है और ये वाले खाते रिलेटेड टू पर्सन्स नहीं है, इस वजह से इनको नाम दिया जाता है इम्पर्सनल अकाउंट्स। इतनी बात क्लियर है, किसी को डाउट यहां तक, आगे बढ़े फिर। तो यहां पे देख लो, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पास पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। अब ये पर्सनल अकाउंट फर्दर तीन तरह से डिवाइड किया गया है। कितने तरह से, तीन तरह से।
यहां पे कौन कौन सा अकाउंट? सबसे पहले देखो पर्सनल में क्या आता है, एक आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी वो खाते जो पर्सन के रिलेटेड तो है, लेकिन कौन से पर्सन? जो नेचुरल पर्सन है। जैसे आप बताओगे सर समझ नहीं आया कौन से नेचुरल पर्सन? मैंने कहा पर्टिकुलरली यहां पे बात होती है इंडिविजुअल अकाउंट्स की। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं राम अकाउंट। राम क्या है? ह्यूमन बीइंग है, लेकिन है पर्सन, इस वजह से ये कहां पे आएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसी तरह श्याम अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट एटसेट्रा। क्लियर है? इस तरह के खातों को क्या कहा जाता है? नेचुरल पर्सनल तो है, लेकिन कौन से पर्टिकुलरली अगर बात करेंगे हम, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट में एक और कैटेगरी बनाई गई है। कौन सी कैटेगरी? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। अब ये कौन से खाते? ये भी पर्सनल है, लेकिन ये नेचुरल पर्सनल नहीं है, आर्टिफिशियल है। अब आप बताओगे सर आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? मैंने कहा यहां पे वर्ड आर्टिफिशियल का मतलब है पर्टिकुलरली यानी लीगल, जो लीगली पर्सन ट्रीट किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी, कंपनी एक अलग पर्सन ट्रीट की जाती है ना? तो वो क्या है? क्या उसमें क्या जान है? थोड़ी उसमें जान थोड़ी है, लेकिन पर्सन की ट्रीट किया जाता है। यानी आपने ये सुना होगा कि कंपनी कैन सू एंड कंपनी कैन बी सूड ऑन इट्स ओन नेम, यानी कंपनी पे आप केस कर सकते हो कंपनी के नाम पे, और कंपनी आप पे अपने दम पे केस कर सकती है। तो कानून की नजर में कंपनी को एक सेपरेट पर्सन माना गया है। तो यहां पे उसके रिलेटेड जो खाते बनेंगे उनको क्या कहेंगे हम? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो यहां पे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम? यहां पे इस चीज का ख्याल रखना, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? यहाँ पे लीगल पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हो आप इनको यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा यहाँ पे बता सकते हो? जैसे कोई भी कंपनी नेम, कंपनी अकाउंट, या कोई भी फर्म अकाउंट, ठीक है ना। जैसे अपने पास J&K बैंक है, J&K बैंक का खाता जो खुलेगा, बात समझ, फॉर एग्जाम्पल आप J&K बैंक के साथ कोई बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो J&K बैंक का खाता खुलेगा वो एज पर रूल्स कौन से? पर्सनल अकाउंट के, लेकिन कौन सा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पक्की बात है? यहां तक क्लियर है? उसके बाद तीसरी कैटेगरी है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। अब आप कहोगे सर लीगल भी आ गए, नेचुरल वाले भी पर्सन आ गए, तो यहां पे कौन से लोग आते हैं? बेसिकली असल में ये पर्सन है नहीं। बात समझ आ रही है? असल में ये पर्सन है नहीं, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट में क्यों लाए जाते हैं? लेकिन इनका थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है पर्सन के रिलेटेड। ये क्या होते हैं ये मैं आपको नॉमिनल अकाउंट पढ़ा के समझाऊंगा, इसको अभी पेंडिंग रखो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच मेजरली दो तरह के खाते बनते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। हमें ये भी बताया इम्पर्सनल में दो तरह से इसको बांटा गया, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। और पर्सनल को पर्टिकुलरली तीन तरह से डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? यहां तक बात सबको समझ आ रही है? तो चले अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले और एक चीज यहां पे ख्याल रखो कि जो पर्सनल अकाउंट्स है और जो रियल अकाउंट्स है और जो नॉमिनल अकाउंट्स है, इन तीनों के लिए सेपरेट रूल बताया गया है। क्या बताया गया है? यानी पर्सनल अकाउंट्स के रिलेटेड अलग रूल लगता है, रियल अकाउंट्स के रिलेटेड अलग रूल लगता है, और नॉमिनल अकाउंट्स पे अलग डिफरेंट रूल बताया गया है अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक और चीज में सॉरी बताना भूल गया था, ट्रेडिशनल अप्रोच का एक और नाम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, यानी ब्रिटिश अप्रोच भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इसको ब्रिटिश अप्रोच भी कहा जाता है अपने पास। इतनी बात समझ आ गई सबको? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट्स की। किसकी? नॉमिनल अकाउंट्स।
अब नॉमिनल अकाउंट्स में यहां पे मसला था कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनकम और गेन में डिफरेंस क्या है और एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस क्या है। अब इनकम और गेन से हमारा मतलब क्या है समझो। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कर रहे हो, कपड़े का बिजनेस कर रहे हो। किस चीज का? आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो। आपके कपड़े की दुकान है और दुकान में क्या खाली कपड़ा होता है? अरे चेयर भी तो होनी चाहिए ना बैठने के लिए, टेबल भी होगा। आपके पास में भी पावर सप्लाई के लिए जनरेटर भी रखा हुआ है और खुद अपनी पूरी दुकान भी है। लेकिन क्या ये दुकान, टेबल, चेयर, जनरेटर बेचने के लिए है? अगर कोई आपके पास खरीदार आएगा, कहेगा भैया हमें ये खरीदना है, क्या खरीदना है? आपकी चेयर खरीदनी है, तो गिनवा थिंग्स नहीं बेचोगे ना। क्यों? बेचने के लिए है नहीं। तो ये क्या है? लेकिन बिजनेस करने के लिए वो चीज जरूरी है। तो ऐसे इनको एज अपने पास हम पढ़ चुके हैं, वैसे इनको क्या कहा जाता है? एसेट्स कहा जाता है। वैसे एसेट की डेफिनेशन में आपको पढ़ा चुका हूं, है ना? तो इनको मेजरली हम क्या कहते हैं? इनको एसेट कहा जाता है। यानी एसेट वो चीजें होती है जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होती है लेकिन बेचने के लिए नहीं होती अपने पास। बाकी बात है। लेकिन बेचने के लिए आपकी दुकान में क्या है? कपड़ा। तो कपड़ा भी बेसिकली एक एसेट ही है, लेकिन कौन सा एसेट? इसको करंट एसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करंट एसेट। और पर्टिकुलरली अगर मैं एक वर्ड की बात करूं जो इसको यूज किया जाता है अकाउंटिंग में, इसको हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। तो स्टॉक और एसेट में फर्क क्या है? स्टॉक यानी वो आइटम जो आप बेचने के लिए रखा है आपने अपने पास, और एसेट बेचने के लिए नहीं होता। आप कारोबार किस चीज का कर रहे हो? कपड़ा बेचने का। तो कपड़ा बेच के आपने जो कमाया वो आपका प्रॉफिट, वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। बात समझ आ रही है? वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा या इनकम भी कह सकते हैं। हालांकि इनकम थोड़ी ब्रॉडर टर्म है कंपेयर टू प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? तो प्रॉफिट किस चीज को कहते हैं हम? प्रॉफिट किस चीज को कहते हैं हम? यानी जो बिजनेस में स्टॉक बेच के कमाओगे आप, वो प्रॉफिट। मान के चलो 1000 आपने कपड़ा लाया था 1000 रुपए का। कितने कपड़ा है? कॉस्ट आपका कितना है? 1000। समझना अच्छे से। 1000 का माल आपने बेचे कितने में? मान के चलो 1500 रुपए में। कितने में? तो 500 का मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? तो 500 रुपए क्या है? आपका प्रॉफिट कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। यहां पे इनकम के बदले आप प्रॉफिट लिखो और ज्यादा क्लियर हो। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? जो आप स्टॉक बेच के कमाते हो। बात समझ आ रही है? तो अब आप कहोगे सर फिर गेन क्या होता है? अब मान के चलो आपकी दुकान पिछले 20 साल से चल रही है और आपकी दुकान में जनरेटर भी है। क्या है? जनरेटर। अब ये जनरेटर है, जब भी आप इसको ऑन करते हो ये खड़खड़ खड़खड़ की आवाज कर रहा है और धुआं भी बहुत करता है। अब आपको लग रहा है यह सच खराब हूं ये पाजिशन किन थी सुन, मगर तयशु पन्नन बुक्स ऑफ अकाउंटेंट एमिक वैल्यू बासन मान के चलो 5000 रुपए। कितने का लाया था? छोड़ दो, चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी आपको कितने का लग रहा है ये आपका जनरेटर? आपको लग रहा है कि ये लाई 50 रुपए पूता लाई। लेकिन जब आप बेचने गए इसको, जब आपने बेचे इसको, कबाड़ी वाले को बेचे या जिसको भी बेचा, तो उसने आपको 6000 रुपए दिए। आपकी उम्मीद कितनी थी कि 5 का मिल जाए तो काम चल जाएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन दिया कितना? 6 दिया। आपकी उम्मीद से ज्यादा, बुक वैल्यू से ज्यादा कितना दिया? 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए क्या कहलाएगा? ये हमारा गेन क्या? ये प्रॉफिट नहीं है। क्यों? प्रॉफिट तो तब होता जब आप स्टॉक बेच के, लेकिन आप जनरेटर का बिजनेस थोड़ी कर रहे हो तो इसको दो ही जनरेटर कर ना। तो जनरेटर बेसिकली हमारा एसेट था। एसेट की बिक्री पे जो मुनाफा होता है उसको हम क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब इसी तरह एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में फर्क समझेंगे हम अपने पास। एक्सपेंसेस यानी वो खर्चे जो एक बिजनेस चलाने के लिए जरूरी करने पड़ते हैं। क्या? जो एक बिजनेस चलाने के लिए जरूरी करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, हमें रेंट देनी पड़ती है। रेंट जरूरी खर्च है। यानी कोचिंग सेंटर चलाने के लिए हमें रेंट तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। यानी ये खर्चा आपको करना ही पड़ेगा बिजनेस अगर आपको चलाना है ना। अब तो लॉस क्या होता है?
लॉस यानी किसी अनहोनी से कोई दुर्घटना अगर होती है अपने पास, उसकी वजह से अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है, उसको लॉस कहेंगे। जैसे अपने पास भूकंप आ गया, हमारी दुकान गिर गई, पूरा स्टॉक तबाह हो गया, क्या है? लॉस। जैसे आग लग गई, हमारा स्टॉक था, जूते का बिजनेस कर रहे थे हम, अपने पास आग लग गई दुकान में, जूते तबाह, तो ये क्या है? हमारा लॉस कहलाएगा। थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि प्रॉफिट और गेन में फर्क क्या है, एक्सपेंस और लॉस में फर्क क्या है। लेकिन इन चाहे प्रॉफिट हो, गेन हो, एक्सपेंस हो, लॉस हो, कंबाइंड नाम इनको क्या दिया जाता है? इनको कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट्स। सर नॉमिनल अकाउंट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज नॉमिनल अकाउंट्स आखिर में जाते कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किधर जाते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस चीज का ख्याल रखना, यानी इनकी मंजिल कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चले जाते। इतनी बात क्लियर है? अब इसका रूल क्या है सर? अब इसके रूल की बात करेंगे हम, ठीक है? रूल एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है ना? नॉमिनल अकाउंट्स का अलग है, इनका अलग है, और पर्सनल का अलग है। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, किसी को डाउट है यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़े फिर? चलो, तो रूल क्या है यहाँ पे? नॉमिनल अकाउंट्स के रिलेटेड रूल क्या है? रूल हमें बताया गया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है ना? या प्रॉफिट्स एंड गेन्स भी लिख सकते हो। बात समझ आ रही है? तो रूल हमें क्या बोल रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब सर अब आप कह सकते हैं सर समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, इसको और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना? मान के चलो आपने रेंट दिया है, क्या दिया है? यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखता हूं, आपने यहाँ पे ऐसे दिया है, पेड रेंट ₹10,000। आपने रेंट कितना दिया है? 10,000 का रेंट दिया है। लेकिन आपके लिए रेंट क्या है? खर्चा या इनकम है? सोचो, खर्चा है ना? तो रूल क्या है इस पर? लेकिन खर्चा, रेंट क्या है? कौन सा खाता है? क्या पर्सनल है? नहीं। क्या रियल है? नहीं। तो हमें पता है रेंट खर्चा है, तो कहां पे? ये कौन सा अकाउंट है? तो रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा? नॉमिनल वाला। तो क्या कहता है? कहता है जो यहाँ पे देखो, खर्चे, डेबिट ऑल एक्स, यानी जब भी कोई खर्चा हो तो उसको डेबिट कर दो। तो यहाँ पे खर्चे का नाम क्या है? नाम रेंट है, ठीक है ना? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना, रेंट अकाउंट को क्या किया जाएगा? अरे सर डेबिट किया जाएगा। अमाउंट कितना है? अरे 10,000 है तो 10,000 लिखेंगे, पक्की बात है? इतनी चीज आपको समझ आ रही है अच्छे से? तो कहने का मतलब ये है, रेंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। अब क्रेडिट क्या हुआ? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ आ गई? यानी रेंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। इसी तरह अगर आप सैलरी पे करोगे, सैलरी खर्चा आपके लिए, सैलरी अकाउंट डेबिट। इसी तरह अगर आप आपके पास इनकम आ रही है, जैसे सेल बेसिकली रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू अकाउंट माना जाता है। तो रूल कौन सा एप्लीकेबल है? यही वाला, नॉमिनल वाला है। रेवेन्यू अकाउंट भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट ही है, ठीक है ना? जो भी रेवेन्यू अकाउंट है नॉमिनल। सेल की वजह से आपको क्या होता है? मुनाफा ही तो होता है। तो रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा? नॉमिनल वाला। तो सेल को क्या करोगे? फॉर एग्जांपल आपने यहां पे एक एग्जांपल और लिखेंगे हम, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹20,000। आपने क्या किया? माल बेचा है, किसको? राम को। कितने का माल बेचा है आपने? 20,000 रुपए का माल बेचा। अब डेबिट क्या होगा? मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। अब डेबिट क्या होगा? मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? सेल की वजह से, सेल क्या है? रेवेन्यू अकाउंट है, यानी इनकम अकाउंट है। बस सेल की वजह से इनकम ही तो आएगी, यानी सेल क्या है? इनकम अकाउंट है। तो सेल वाला खाता क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्रेडिट ऑल इनकम्स। इनकम के होने पे क्रेडिट कर दो। तो हम अपने पास यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? कितना? 20,000 रुपीज से। डेबिट क्या हो रहा है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा। डेबिट क्या हो रहा है ये अभी हम पेंडिंग रखेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमारा क्रेडिट वाला आइटम पेंडिंग है, यहाँ पे हमारा डेबिट वाला आइटम पेंडिंग है।
इतनी बात समझ आ रही है? पक्का? देखो बाकी इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हम जर्नल में सीखेंगे। कहाँ पे? जर्नल। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वहां पे सीखेंगे हम इसकी एप्लीकेशन। रूल आपको समझ आया किस तरह से रूल लगा? बिकॉज एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट याद करो। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा था आपने, क्या कहता था कि हर एक ट्रांजैक्शन में दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? एक डेबिट वाला पहलू और एक क्रेडिट वाला एस्पेक्ट, है ना? तो हमेशा डेबिट वाला क्रेडिट वाले एस्पेक्ट के बराबर होना चाहिए और क्रेडिट वाला डेबिट वाले के बराबर। बिकॉज आप ऐसे भी कह सकते हो ये बात, हर डेबिट का अपोजिट में इक्वल क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का अपोजिट में इक्वल डेबिट होता है। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा आगे बढ़े। अब यहां पे देख लो, अभी ध्यान देना, वो नॉमिनल अकाउंट आओ तो ऐसे बचा। याद करो मैंने कुछ यहाँ पे पेंडिंग रखा था। क्या पेंडिंग रखा था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ रहे हो? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी यहाँ पे एक और चीज, एक एग्जांपल आप लोग मुझे जवाब दो, समझना। मैंने कहा मान के चलो हमें रेंट देना है। रेंट एक वरीज दिन 50,000। कितनी देनी थी रेंट आपको? 1 साल की 50,000 रुपए का रेंट पे करना था आपको। कितने का? 1 साल का। एक साल के पीरियड का रेंट कितना बनता है अपने पास? 50,000। आपने क्या किया है? आपने मालिक को बोला है भाई साहब आप एक काम करो, हर साल आने की जरूरत है नहीं, आप 2 साल की रेंट लेके रखो। आपने इसको कितना दिया? 1 लाख रुपए। देखो 50,000 क्या था? इतना अमाउंट आपको देना चाहिए था। 1 लाख क्या है? इतना अमाउंट आपने दिया हुआ है। क्या आपको नहीं लग रहा कि जो एक्स्ट्रा 50,000 आपने दिया है, बात समझ आता है, करवत है खतर बिल्डिंग में यूज ना, अभी तो वो साल आया ही नहीं। आपने 1 साल की रेंट कितनी देनी है? 50, लेकिन आपने दे कितनी रखी है? यानी 50,000 की रेंट ज्यादा दे के रखी है ना। अब ये जो ज्यादा दे के रखी है आपने किसको दी है? मकान मालिक को। वो जो मकान मालिक है वो क्या बनेगा हमारा? सुधारना 50 कोता युतानु उन ड्यू डेट। देखो ये 50 तो देना है, ये हमारे लिए खर्चा, मगर इन बाकी 50 क्या सुचाइस ये वरियु खर्च सुमच्छी ये वरियु खर्च बे वरियु। तो जब वो साल आएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन इस साल का खर्चा वो वाला 50,000 तो है नहीं। तो अपने पास वो तो नॉमिनल अकाउंट भी नहीं कहलाना चाहिए। फिर दिलमा कैसे नॉमिनल अकाउंट आसनी? देखो इसमें ये वाला 50 तो नॉमिनल है, क्यों? इस साल का खर्चा है। बाकी का दूसरा वाला 50,000 रुपए क्या वो इस साल का खर्चा है? नहीं है ना। तो क्या वो नॉमिनल अकाउंट कहा जाना चाहिए उसको? नॉमिनल अकाउंट नहीं ना। पक्की बात है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो यानी 50,000 रुपए जो इसमें है ये तो नॉमिनल अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा इसके लिए। लेकिन बाकी का जो 50,000 रुपए है वो क्या कहलाएगा? वो हमारा पैसा एडवांस में मकान मालिक को हमने दिया है। यानी वो हमारा पैसा मकान मालिक को दिया हुआ है एडवांस में। जब आप पेमेंट करते हो ना किसी खर्चे की, तो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं, यानी ये वाला तो खर्चा है, ठीक है ना, ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो बाकी वाला 50,000 रुपए है, क्या ये कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे सही नहीं रहेगा, बिकॉज ये खर्चा है ही नहीं इस साल का। बात समझ आ रही? तो क्या करेंगे इसको क्या करेंगे? इसको हम नाम देते हैं। क्या मैं इसको कह सकता हूं? रेंट पेड इन एडवांस लिख सकता हूं। रेंट पेड इन एडवांस, यानी रेंट पेड इन एडवांस कितना है? 50,000 रुपए, और बाकी का 50 वो इस साल का खर्चा है, वो तो नॉमिनल अकाउंट है, और वो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इस मसला इस 50 का है, ये 50,000 इस साल का खर्चा है, नहीं है ना। तो क्या ये सही रहेगा कि यूनिमोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें? नहीं। बात समझ आ रही है? तो क्या करेंगे? आपको नहीं लगता है युसु मकान मालिक छु सु दायरेसिम एक किस्म तो हेक्यो ना वनित कि ना सोन पैसे तमिस निश 50,000, तो वो मकान मालिक आपके लिए क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा?
डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे वो हमारा डेटर बन जाएगा तब तक जब तक उसकी ड्यू डेट ना आए। और हमें पता है डेटर क्या होता है? एसेट अकाउंट होता है। बात समझ आ रही है? डेटर क्या होता है? एसेट अकाउंट होता है। दैट मींस ना ये नॉमिनल है, बात समझ तो, लेकिन दिख कैसा रहा है? दिख एसेट जैसा रहा है, यानी दिख रियल जैसा अकाउंट लग रहा है। बात समझ आ रही है? तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो शॉर्टकट आप समझो। अगर ये समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे मैं समझाता हूं, ध्यान देना। कोई भी जो नॉमिनल अकाउंट होगा, कोई भी जो नॉमिनल अकाउंट होगा, उसके आगे प्रीफिक्स लगे या पीछे सफिक्स लगे। बात समझ आ रही है? पहली कंडीशन क्या है? किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स अगर लगे तो। एंड दूसरी कंडीशन, इतना ही नहीं है, दूसरी कंडीशन, उस प्रीफिक्स या सफिक्स लगने की वजह से अगर उसका नेचर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। उस खाते का नेचर चेंज हो जाता है तो वो खाता नॉमिनल नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ आया कि नहीं? फिर से समझो, मैं कह रहा हूं कोई भी नॉमिनल वाला अकाउंट, कोई भी नॉमिनल वाला अकाउंट जिसके आगे या पीछे कुछ लग जाए, प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, तो तब सफिक्स या प्रीफिक्स लगने की वजह से अगर अमुक नेचर हो वो चेंज, नेचर चेंज होने से मेरा मतलब क्या है? या तो एसेट बना या लाइबिलिटी बनी, या तो एसेट बना या लाइबिलिटी बनी। तो ये नॉमिनल ऐसा फिर ये नॉमिनल रहता ही नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इतनी बात समझ आ रही है अच्छे से? तो अब आप कहोगे सर एग्जांपल दो। मैंने यहाँ पे कहा, देखो एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। अब ये जो रेंट आपने एडवांस में पे करके रखा है, आपको क्या है? देखो रेंट तो नॉमिनल है ना? यहां तक तो ये क्या है? नॉमिनल। लेकिन पीछे कुछ लगा है ना, पेड इन एडवांस। क्या लगा है? पीछे पेड इन एडवांस, एडवांस में पे। क्या ये अभी भी खर्चा है? नेचर वुचू तो क्या ये खर्चा लग रहा है आपको? एडवांस पे कुर्मुत, दैट मींस मकान मालिक मेरे लिए क्या बना? डेटर बना। तो ये एसेट सा बन रहा है ना, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। बात समझ आ रही है? ये कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। तो ऐसे खाते को क्या कहेंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बात समझ आ रही है? देखो दो चीजें देखनी है, खाली एक से काम नहीं बनेगा। सबसे पहला क्या है? प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए और उसके लगने की वजह से उसका नेचर चेंज होना चाहिए, यानी ये खर्चा और इनकम नहीं रहना चाहिए। या तो ये एसेट बनना चाहिए या ये लायबिलिटी बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखो रेंट पेड इन एडवांस लगने की वजह से इसका नेचर चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एग्जांपल्स में, सबसे पहला रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है? एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं, दूसरा यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग, देखो सैलरी तो खर्चा है लेकिन है आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले मैं इस चीज का मतलब बताता हूं आपको। मान के चलो आपको सैलरी देना था 1 साल का 1 लाख रुपए। कितना देना था? दोस्तों सैलरी दी 1 लाख रुपए, लेकिन आपने सैलरी दिया है 80,000 रुपए। सैलरी देना कितना चाहिए था? खर्चा इस साल का था कितना? 1 लाख, लेकिन दिया कितना है? 80,000 रुपए। अच्छा, जिसको सैलरी देनी है उसका कर्जा आपके ऊपर है ना? कितना है? 20,000 रुपए से। यानी जिसको आपको सैलरी देनी थी, कितनी देनी थी? 1 लाख रुपए। दिया कितना? 80,000 रुपए दिया उसको, तो उसकी लायबिलिटी है ना आपके सर के ऊपर, यानी आप उसके कर्जदार हो ना। कहां तक? 20,000 तक। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ओएस यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी। इतना ही नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग, कोई भी खर्चा पेड इन एडवांस कहां पे आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में।
बात समझ आ रही है अच्छे से? देखो यहाँ पे भी देखो रूल दो चीजें सेटिस्फाई कराओ यहाँ पे। पहला क्या था? प्रीफिक्स या सफिक्स लगना। प्रीफिक्स लगा हुआ है और उसकी वजह से क्या नेचर चेंज हुआ? हाँ नेचर चेंज हुआ। क्या? बिकॉज ये लायबिलिटी बनी। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इतनी बात समझ आ रही है अच्छे से? अब यहाँ पे एक और चीज, इस चीज का जवाब मुझे आप लोग बताओ। यहाँ पे मैंने लिखा रेंट पेड। क्या लिखा मैंने? रेंट तो हमें पता है नॉमिनल है, पीछे क्या लगा है? सफिक्स लगा है पेड। क्या ये नॉमिनल अकाउंट है या ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? आप मुझे जवाब दो। रेंट पेड छा नॉमिनल अकाउंट किन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? बताओ। रेंट पेड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा या नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा? बताओ। हाँ नॉमिनल, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये क्या है? नॉमिनल। देखो दो कंडीशन देखनी थी। पहला क्या देखना? प्रीफिक्स हाँ लगा हुआ है, लेकिन क्या उस प्रीफिक्स लगने की वजह से इसका नेचर चेंज हुआ? पेड़ क्या है यहाँ पे? पेड़ तो बस हमें क्या बता रहा है? ये तो एक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? ये इसका नेचर चेंज नहीं कर रहा, इस वजह से ये क्या है? नॉमिनल ही कहलाएगा। बात समझ आ रही है? पक्का? तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल वाला सिस्टम खत्म। अब हम बात करेंगे किसकी? रियल अकाउंट की। ठीक है, ये मैं मिटा दूं? पक्का? ये मिटा दूं ये? चलो ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ एग्जाम्पल इसके, ठीक है ना? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आया हमारे पास? यानी प्रीपेड रेंट कह सकते हैं, या प्रीपेड एक्सपेंस लिखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना? तो ये चीजें आएंगी कहाँ पे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की बात करेंगे हम, ठीक है? अब रियल अकाउंट के लिए अलग रूल दिया गया। क्या दिया गया? अलग से इसका अपना रूल बताया गया। क्या रूल है? हाँ बताओ, क्या रूल दिया गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। मतलब क्या है इस चीज का? अब रूल तो हमें समझ आ गया। सबसे पहले मुझे बताओ रियल अकाउंट्स में कौन से खाते आते हैं? अगर हम बात करें रियल अकाउंट्स में बेसिकली एसेट अकाउंट आते हैं। क्या आते हैं? सारे एसेट अकाउंट। क्या सारे एसेट अकाउंट, चाहे फिर वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल एसेट हो, या इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। टेंजिबल इंटेंजिबल पता है ना आप लोग को, ठीक है ना? अच्छा, क्या सारे आते हैं? नहीं, कुछ एक्सेप्शन है इसकी। क्या है? कुछ एक्सेप्शंस है इसकी। एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहले बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, उसके बाद डेटर अकाउंट। क्या? डेटर अकाउंट। बात समझ आ रही है? इसी तरह बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये चीजें तो आपने पढ़ी हुई है ना, बिल्स रिसीवेबल किसको कहते हैं, डेटर किसको कहते हैं, क्रेडिटर किसको कहते हैं, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है ना? ये चीजें सबको क्लियर है ना? तो हमने क्या कहा, रियल अकाउंट्स में सारे खाते एसेट वाले आते हैं, फिर वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। लेकिन कुछ खाते ऐसे हैं एसेट जिनको एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच है तो वो दिखते तो वो एसेट है, ठीक है ना? लेकिन एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच उनको रियल अकाउंट नहीं कहा जाता, जैसे ये वाले। तो सर अब आप बताओगे सर इनको फिर क्या कहा जाता है? बेसिकली इनको कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। क्या कहा जाता है? पर्सनल। डिपेंड, अब कौन सा पर्सनल? डिपेंडिंग। जैसे बैंक है, बैंक क्या है? बैंक क्या है? ये आर्टिफिशियल है ना? तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इतनी आप इतना तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो फिर, ठीक है ना? कहने का मतलब ये बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट या बीआर अकाउंट
जो होता है तो ये लगते तो एसेट है, लेकिन इनको एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या माना जाता है? पर्सनल अकाउंट। बिकॉज बेसिकली असल में ये पर्सन के रिलेटेड होते हैं। डेटर कौन होता है? कोई पर्सन ही होगा, या कोई कंपनी होगी, या कोई इंडिविजुअल होगा, है तो पर्सन ही। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? दे आर टू बी रिगार्डेड एज योर पर्सनल अकाउंट्स। इतनी बात क्लियर है? अब इसका रूल क्या था? यहाँ पे देखो रूल क्या था। रूल कह रहा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। मैंने कहा परचेज्ड मशीन फॉर ₹2 लाख। आपने 2 लाख की मशीन खरीदी है। कितने की मशीन खरीदी? 2 लाख की। अब सबसे पहले यहां पे देखो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है, क्या क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मशीन है और बदले में क्या फोकट की मशीन लाई होगी, बदले में कैश दिया होगा, है नहीं? तो यहां पे क्या क्या है? एक तो मशीन इन्वॉल्व है और एक कैश इन्वॉल्व है। लेकिन याद रखना मशीन क्या है? एसेट है। कैश भी क्या है? कैश भी एसेट कहा जाता है, कहलाता है, ठीक है ना? यानी दोनों एसेट खाते इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो अभी क्या होगा? आपने मशीन खरीदी, बिजनेस में क्या आया? खुद को बिजनेस मानो आप लोग। आप लोग बिजनेस हो, क्या हो? बिजनेस हो। आपके पास आया क्या? मशीन आई। मशीन आई ना, तो क्या करना है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आया क्या? अरे मशीन आई, तो मशीन को क्या करोगे? डेबिट करोगे। यानी एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। कितने से? अमाउंट जितना होगा। यहाँ पे 2 लाख है तो 2 लाख से। अब यहाँ पे देखो कैश भी क्या है? एसेट है। कैश भी क्या है? एसेट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या? दिया क्या आपने? अरे कैश दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 20 लाख नहीं, 2 लाख रुपए, ठीक है ना? तो ये बेसिकली इसको जर्नल एंट्री कहा जाता है। इसकी बात हम जर्नल वाले चैप्टर में करेंगे। इतनी बात समझ आ रही है? पक्का? तो यहाँ पे रियल अकाउंट्स में मैं थोड़े एग्जाम्पल लिखता हूं। यहाँ पे क्या क्या आएगा? अपने पास मशीन अकाउंट आएगा, अपने पास फर्नीचर अकाउंट आएगा, है ना? क्लियर है? तो अपने पास कैश अकाउंट आएगा और बाकी जितने भी खाते होंगे, ठीक है ना? इतनी बात समझ आ रही है? पक्का? उसके बाद हमारे पास क्या बचा? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है और किस तरह से इसको डिवाइड किया है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोग को, है ना? तो अभी इसका भी कोई ना कोई रूल होगा। और ये याद रखना, चाहे फिर वो नेचुरल पर्सनल हो, आर्टिफिशियल पर्सनल हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रूल तो एक ही है तीनों के लिए। रूल तो एक ही है। तो रूल हमें क्या बताता है? अब रूल की बात करेंगे, ठीक है ना? रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, समझना अच्छे से। एक बंदा है जिसका नाम राम है। राम क्या है? और ये क्या कर रहा है? अपने पास एक बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? राम एक बंदा है तो अपने पास कोई बिजनेस कर रहा है। अब यहां पे समझते हैं, मान के चलो आप राम माल जो खरीदता है, कहां से खरीदता है? ये दिल्ली से खरीदता है। माल किधर से खरीदता है? दिल्ली से। और बेचता कहां पे? मान के चलो ये राम कहां पे? राम अनंतनाग में बिजनेस कर रहा है। माल खरीदता दिल्ली से और बेचता कहां पे? श्रीनगर में ये बेचता है। किधर बेचता है? श्रीनगर में बेचता है ये माल को। इतनी सिचुएशन आपको समझ आ रही है? राम बिजनेस कहां पे कर रहा है? अनंतनाग में। माल कहां से खरीद रहा है? दिल्ली से खरीद रहा है। और बेचता कहां पे? श्रीनगर में। और श्रीनगर में कोई बंदा है जिसका नाम श्याम है, ठीक है ना? और जहां से ये खरीदा है दिल्ली से, उसका नाम घनश्याम है। बात समझ आ रही है? तो यहां पे फिर से सिचुएशन को समझ लेते हैं कि राम माल खरीदता घनश्याम से और बेचता श्याम को। इतनी बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पे हम जो बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं ना राम, ये ऑन क्रेडिट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑन क्रेडिट का मतलब उधारी पे, यानी खरीदता भी उधारी पे और बेचता भी उधारी पे। खरीदता भी उधारी पे, बेचता भी उधारी पे। इतनी बात समझ आ रही है? अब मान के चलो
राम ने घनश्याम से माल खरीदा है 20,000 रुपए का। कितने का खरीदा? 20,000 का स्टॉक खरीदा। इतनी बात समझ आ रही है? और राम ने माल बेचा है, मान के चलो 20,000 रुपए का। किसको? श्याम को बेचा। अच्छा, यहां पे सिचुएशन को फिर से समझते हैं। यहां से राम ने घनश्याम से खरीदा, बेचा किसको? श्याम को। फिर से समझो, खरीदा घनश्याम से, मतलब गोना, तो राम को पैसे देने किसकी ओर है? घनश्याम की ओर। राम को पैसे देने किसकी ओर है? घनश्याम की ओर। और राम को पैसे लेने किससे? यानी श्याम के केस में मनी इज टू बी रिसीव्ड, घनश्याम के केस में मनी इज टू बी पेड। अब यहां पे ध्यान दो आप, राम ने जब माल खरीदा, पहले हम घनश्याम की बात करें। राम ने जब माल खरीदा होगा किससे? घनश्याम से। तो इसने क्या किया होगा? उधारी पे माल खरीदा है, उधारी पे माल खरीदा है। किससे खरीदा है? घनश्याम से। समझना अच्छे से। यानी ऑन परचेज एंट्री क्या हुई होगी, इसको अच्छे से समझो। परचेज के टाइम पे राम ने, इन द बुक्स ऑफ राम कर रहे हैं, इतना समझ लो। हम कहां पे जर्नल एंट्री कर रहे हैं? राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। राम ने जब माल खरीदा घनश्याम से, तो एंट्री क्या हुई होगी? माल खरीदा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? मैं इसकी बात नहीं कर रहा, हमें कुछ और समझना है। हमें समझना है पर्सनल अकाउंट्स का रूल। परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा कितने से? 20,000 से। अब यहाँ पे किसी को ये दिक्कत तो नहीं हो रही कि माल 20 का खरीदा और 20 का ही बेचा इसको? ऐसा थोड़ी, पागल राम थोड़ी पागल है, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी करेगा ही। इसने क्या किया? मान के चलो ये इसने इसको 5,000 रुपए का माल 20 में बेचा, ठीक है ना? ये चीज दिमाग में बिठा लेना। तो राम ने परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा। क्रेडिट क्या किया होगा? इस पे लाइबिलिटी आई होगी ना, तो कर्जा भी साथ साथ में बढ़ा होगा। क्यों? कैसे? ऑन क्रेडिट, उधारी पे खरीदा था ना, कर्जा, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। बात समझ आ रही? बिकॉज ये जो घनश्याम है ना, घनश्याम क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना? पर्सनल अकाउंट है ना, तो हम क्या करेंगे इस उदाहरण? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें गुड्स का गिवर कौन है हमारे लिए? घनश्याम है ना, तो क्रेडिट द गिवर। क्या करेंगे? तो घनश्याम अकाउंट क्रेडिट। कितना? 20,000। अच्छा, यहां पे जब माल बेचा होगा शाम को, हमने क्या किया होगा बताओ? ऑन सेल। किसकी बुक्स में सेल? राम की बुक्स में। समझ लो? राम की बुक्स में सेल। एंट्री क्या है इस गम्स? बताओ ना। शाम अकाउंट डेबिट। जब शाम को माल बेचा, क्या उसने पैसे दिए? नहीं दिए ना, तो हम क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर ऑफ द गुड्स कौन है? शाम है। इस वजह से शाम अकाउंट डेबिट। तो यहां पे क्या हुआ है? सेल। सेल किया आपने, और सेल क्या होता है? रेवेन्यू अकाउंट, इनकम अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट है वो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल क्या है? इनकम अकाउंट है, तो इस वजह से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू सेल्स। टू सेल्स अकाउंट 20,000। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. इतनी बात समझ आ रही है? बेसिकली यहाँ पे भी देखो परचेज क्या है? परचेज असल में नॉमिनल अकाउंट भी कहलाता है और ये एसेट अकाउंट भी है। क्यों एसेट अकाउंट क्यों है? बिकॉज परचेज टू रिप्रेजेंट कर स्टॉक को, स्टॉक क्या है? एसेट है। बात समझ आ रही है? लेकिन परचेज कहीं ना कहीं से, परचेज जो कर रहे हो आप, कृष्ण जेब से तो पैसा निकलता है ना, एक तरह का खर्चा भी है ना, क्या करने के लिए? कल को सेल करने के लिए। इस वजह से ये नॉमिनल भी कहलाता है, रियल भी कहलाता है, ठीक है ना? एज पर ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो परचेज वाला अकाउंट है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस वजह से इसको रियल अकाउंट भी कहा जाता है कभी कभी, और नॉमिनल अकाउंट भी कहा जाता है इसको। बात समझ आ रही है ना? पक्का? तो इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे फिर से समझो, एस्केमिस पर्सिडीन, पैसे किसको देने और लेने किससे? अब मैंने क्या किया? मैंने शाम को बोला, शाम से मुझे पैसे लेने ना, तो मैंने शाम को बोला भाई साहब एक काम करो, मुझे पैसे नहीं देना, ये जो 20,000 रुपए देने हैं ना तुम्हें, ये घनश्याम को देना। किसको देना? घनश्याम को। मैंने क्या बोला शाम को? भाई साहब, यानी
शाम को बोला कि तुम पैसे जो 20,000 रुपए मुझे लेने थे तुमसे, वो मेरे बदले किसको देना? घनश्याम को। बात समझ आ रही है? अब एज पर रूल्स अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर पर्सनल अकाउंट्स, देखो डेबिट द रिसीवर। अब इस केस में रिसीवर पैसे किसको मिलेंगे? पैसे किसको मिलेंगे? घनश्याम को मिलेंगे ना। तो क्या क्या बोल रहा है? डेबिट द रिसीवर। तो क्या करेंगे यहाँ पे? घनश्याम अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना? 20,000 रुपए। क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? दे को रहा है श्याम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टू श्याम अकाउंट क्रेडिट करेंगे। सीआर मतलब क्रेडिट, डीआर मतलब डेबिट, ठीक है ना? 20,000 रुपए। इस तरह से इस रूल की एप्लीकेशन होती है। बात समझ आ रही है? तो हमने आज क्या पढ़ा? ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है और किस तरह से इसमें अपने पास खातों को अलग अलग बताया जाता है और उनके रूल्स क्या है। हालांकि इसकी एप्लीकेशन अभी पूरी बाकी है। इसकी एप्लीकेशन अभी पूरी बाकी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेंडिंग रखा था मैंने कुछ, है ना? जब आपने रेंट पे किया था, रेंट खर्चा नॉमिनल वाला लगेगा, ठीक है ना? यानी रेंट अकाउंट डेबिट किया था। क्यों? एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। लेकिन दिया क्या होगा आपने? कैश दिया होगा। कैश आपके लिए क्या है? एसेट। एसेट के लिए यानी रियल अकाउंट, और रियल के लिए रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गया क्या? कैश गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 10,000 रुपए। इसी तरह जब आपने माल बेचा था राम को, क्या बेचा था? राम को माल बेचा। अब यहाँ पे दिया नहीं है, उधारी पे बेचा है, या कैश पे, हम क्या करेंगे? कैश की सेल मानेंगे इसको। बात समझ आ रही है? तो जब आपने माल बेचा था, सेल क्या था? इनकम अकाउंट था, क्रेडिट ऑल इनकम, इस वजह से ये क्रेडिट हुआ था। लेकिन डेबिट क्या होगा? सेल करके मिला क्या? पैसा मिला। तो हम क्या करेंगे? कैश क्या? लेकिन रियल अकाउंट, रियल पे क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या? सिर्फ कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है ना? अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही ना, तो ये चीजें जर्नल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिकॉज इसकी एप्लीकेशन में नहीं समझा रहा अभी। मैं आपको बस ऊपर से बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच था क्या। बात समझ आ रही? तो हमने क्या पढ़ा आज? ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको ब्रिटिश अप्रोच भी कहा जाता है। उसके अंदर दो तरह से खातों का डिवीजन किया गया है, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल में फर्दर दो तरह से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट एंड प्रॉपर्टी, जिनको रियल अकाउंट कहा जाता है, और ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू प्रॉफिट गेन्स एक्सपेंसेस लॉसेस, जिनको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है, ठीक है ना? और फिर हमने इसके रूल्स देखे, इसका भी रूल देखा, इसका भी रूल देखा। और पर्सनल अकाउंट में हमने देखा तीन तरह से डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे आप समझने वाली बात ये है, फटाफट से लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है ना? पर्सनल अकाउंट किधर जाता है? ये जाता है बैलेंस शीट में। किधर जाता है? बिकॉज असल में जो पर्सनल अकाउंट है, ये लाइबिलिटीज अकाउंट्स होते हैं। क्या होते हैं? वो लाइबिलिटीज कहाँ पे जाती है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाले साइड में। और रियल वाले क्या होते हैं? ये तो एसेट वाले अकाउंट। और ये भी किधर जाएंगे? अरे सर, ये भी बैलेंस शीट में जाएंगे। बात समझ आ रही है? ये भी किधर जाएगा? बैलेंस शीट में। कहाँ पे? एसेट वाले साइड। लेकिन मसला पता है किनका है? नॉमिनल वाले। लेकिन पहले ही बताया था मैंने, नॉमिनल अकाउंट्स किधर जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के। लेकिन आपको पता है असल में ये भी किधर जाता है? बैलेंस। लेकिन कैसे? किस फॉर्म में? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट अगर है, किधर जाएगा? किसका प्रॉफिट है? मालिकों का है। और मालिकों का पैसा बिजनेस में, उसको कौन सा नाम देते हो? कैपिटल। तो अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, तो कैपिटल में ऐड किया जाता है। अगर लॉस हुआ, घाटा हुआ, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस किया जाता है। बात समझ आ रही है? क्लियर है ना? तो इस वजह से नॉमिनल अकाउंट्स बेसिकली टेम्परेरी खाते भी कहा जाता है इनको। ये टेम्परेरी होती है। क्यों? बिकॉज इनसे जो पता करना होता है, खाली इनका मकसद होता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और इसको एडजस्ट किया जाता है कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट्स। इतनी बात समझ आ रही है? तो चलो।